गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। जैसा कि पिछले हमने आपको लास्ट टर्न पे आपको हमने ये क्वेश्चंस कराए थे और ये मैंने होमवर्क में आपको दिया हुआ था कि बोला था कि भाई ये कर लेना, बट पीपल्स आर अनेबल टू सॉल्व सच ए क्वेश्चन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक्चुअली। चैन रूल पर हमने कल बहुत अच्छी बात करी थी, आज उसी के आगे चालू करते। पहले एक क्वेश्चन कर लेते फिर आगे चलेंगे। 40,000 है, वो बोलता है सर 10 प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, अगले घंटे में 10% से घटती है और अगले घंटे फिर स्थिर रहती है, फिर अगले 2 घंटे 5 प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। देखिए स्थिर रहने का मतलब क्या है, मतलब जो है 1/1, नो चेंजेस। 10% प्रति घर से बढ़ती है, 10% कितना होता है 1/10, यदि बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 11/10। फिर अगले घंटे 10% से घटती है तो कितना हो जाएगा 9/10। फिर अगले घंटे स्थिर रहती है तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, स्थिर मतलब यही रहती है। फिर अगले 2 घंटे 5% की दर से बढ़ती है। 5% होता है 1/20, तो क्या बोलेंगे 21/20। फिर क्या बोलेंगे 21/20। यदि ईमानदारी से देखें तो ये 2 0 4 0 कट गया, 2 दूनी 4, तो ये पूरा कट गया, कैंसिल हो गया। और 21 का वर्ग होता है 441 इंटू 99। 441 इंटू 99 करेंगे तो मेरा तरीका है कि 441 डबल 0 99 का, और यही 441 यदि हम घटा लेते हैं तो आंसर विल बी इन सच ए प्रोस्पेक्ट, इसी प्रोस्पेक्ट में आना चाहिए। तो एक लगता है कोई छूट गया है, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। अगले 10 घंटे घटती है, फिर अगले घंटे स्थिर रहती है। अगले 2 घंटे, उसने पहले 2 घंटे है तो इसमें 11/10 एक और होना चाहिए था। मेरा एक ही वर्ष था जबकि उसने कहा था 2 घंटे ही काम होना है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दे करके चलेंगे कि किस तरह से हो रही चीज़ें। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लेते हैं ना, थोड़ा दिमाग भी कम काम करता है जब आपको जुकाम होता है। तो ये बेटा 11/10 हो गया। अब कह सकते हो कि टोटल 441 इंटू 121 इंटू 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है ना, कुछ ऐसे ही होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बस ऐसे ही करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पुल की 62.5 प्रति ऊंचाई बढ़ती है, अगले घंटे वो शेष ऊंचाई का। सर 62.5 कितना होगा, सिंपल सी बात है। 62.5 प्रति की ऊंचाई से चढ़ती है, अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई, यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में। सर सबसे आसान क्वेश्चन है, पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई क्या है। सर अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 62.5% क्या होता है। यदि ईमानदारी से किया होगा तो 62.5% आपका निकल के आया होगा। 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्का 12, 125/200। 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200। बोलो यही तो होगा। शेष ऊंचाई 12.5 का मतलब कितना होगा 1/8। हमने मान लिया कि हमारी ऊंचाई 8 है, मान लिया कि ऊंचाई 8 है, अगले घंटे में शेष ऊंचाई का, एक घंटे में एक पुल का 62.5 ऊंचाई तक चढ़ता है, अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 62.5 चढ़ता है। तो यार 5 और 1 6 हिस्से तो चढ़ने थे, बोलो ना। तो 1/8 हिस्सा ही तो आपको बताना है कि 1/8 हिस्सा कितना होगा, दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई कितनी होगी। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते थे कि एक घंटे में एक पुल का 62.5 तक ऊंचाई चढ़ता है, अगले घंटे में शेष ऊंचाई का, ओके शेष ऊंचाई 8 में 5 हिस्सा तो चढ़ा है बेटे, शेष कितना बचा 3/8। 3/8 का 1/8 मतलब एक्चुअली क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात था कि 3/8 का भी 1/8, शेष ऊंचाई का 1/8। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब वो चढ़ती कितना है 3/64, और यदि वो 3/64 चढ़ती है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगता है मार्कर काम नहीं कर रहा सही से, इसलिए हमने उस दिन बोला था आपको कि सही वाले से लाइएगा। 62.5 की ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में
चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको अभी बताया कि 62.5 का मतलब कितना है, 5/8। शेष ऊंचाई बची 3/8, उसका भी 1/8 12.5 तक चढ़ जाती है और 192 मीटर का। तो यहाँ से कट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 8 दूनी 16 होगा और 8 चौक 32 होगा, फिर 8 त्रिक 24 होगा, तो 3 त्रिका 9 मीटर। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दैट आंसर इज 9 मीटर। फिर से बता देता हूँ, 62.5% कितनी ऊंचाई होगी, 5/8। शेष ऊंचाई कितनी बची, 3/8। 8 में 3 भागी तो बचा, और वो उसका भी 1/8 चढ़ पाता है अगले घंटे में, तो 3 का 1/8 घंटा। और पूरी ऊंचाई है कितनी, 192, तो हमने पूरा इंटू करा दिया, दैट इज 9 मीटर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और आपने यदि कोशिश किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एक संख्या को पहले 25% तक घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम प्राप्त होती है। मूल संख्या क्या थी? बड़ा आराम से आपको करना चाहिए था कि एक संख्या को पहले 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ा दिया जाता है। तो यार थोड़ा सा यदि अकल चले तो हम ये कह सकते हैं कि 1/8 घटाने का मतलब ये हो गया कि अब वो 7/8 बची, फिर 25% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 25%, सॉरी मैं गलत लिख गया, 1/4 होता है। 1/4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। दिमाग कम काम कर रहा है। और फिर 25% बढ़ा दिया जाता है, क्या मतलब है कि 5/4। तो ये कह रहा है मूल संख्या से 8 कम प्राप्त होती है। हमारे अकॉर्डिंग तो 15/16 प्राप्त होता है, 15/16। और यहाँ से 1 की कमी होती है, जबकि बुक वाला कह रहा नहीं सर हमारी तो 8 की कमी हो रही है। तो मूल संख्या कितनी थी, 16×8 = 128। बात समझ में आ गया? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि पहले 25% घटाया जाता है, चैन रूल पर बेस्ड है, जो हमने कल बात करी है। तो इम्पॉर्टेंट था, और आपने यदि किया होगा तो 25% का मतलब 1/4 होता है। 4 में 1 भाग कम हो गया, 3 हो गया। 25% बढ़ाया तो 5/4 सर, रिजल्टेंट हो गया 15/16। पहले 16 थी, अब 15 हो गया, मतलब 1 की कमी। बुक वाला कहता है 8, तो 1 बराबर 8 हो गया, तो 16×8 = 128। बेहतर समझ में आया होगा। तो बेस्ट क्वेश्चन ऑफ चैन रूल जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो दैट इज़ वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने प्रतिशत घटाना चाहिए? कॉमन सेंस, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई मान लीजिए नंबर 10 है, आपने 10% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। बोलो सर। अब वो कह रहा है वापस 10 बनाने के लिए कितना घटाना चाहिए? तो गुरु 1/11वां हिस्सा ही तो घटाएगा, तभी तो 10 आएगा। मतलब क्या होगा? मतलब यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, जो तुमने इधर बढ़ाया गुरु वही तो यहाँ घटाना पड़ेगा। बोलो ना। तो उसी के 1/11 से या उसी भाग से आंसर कर देगा। यदि कोई चीज़ 100 थी मान ले, भाई कितने परसेंट बढ़ाया तूने, x% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, 100 + x। बोलो भैया, समझ आ रहा है ना? ठीक है, 100 + x। अब वापस इसे 100 करना है, तो आपने कितना घटाना होगा? अब ऑब्वियस ही बात है, आपको x घटाना होगा। और किससे घटाना होगा? 100 + x के। तो इंटू में क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जैसे यहाँ पर 1/11 × 100 होता है। सर इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप आराम से। तो लोगों को समझ आने लगती है कि सर व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, तो आंसर विल बी बी पार्ट। आंसर विल बी बी पार्ट, और आंसर विल बी बी पार्ट, तो इट्स नॉट ए बिग डील, आप आराम से कर लिया होगा। बट प्रॉब्लम इज सेम। तो इसका मतलब लोगों ने कहा सर यदि वापस जाना है हमको, वापस वही परसेंटेज बनानी है, तो क्या करना चाहिए? तो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ भाई, जो भी चेंजेस लाने वो लिखो, चेंज अपॉन 100 + x × 100। आराम से बन जाएगा। सोचिएगा, वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा यदि नहीं समझ में आ रही बात तो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक छात्र 60% छात्र हिंदी में सफल हुए, 45% छात्र। सर जब भी ऐसे कभी बात आएगी ना कि एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, फिर दोनों विषय, तो हमेशा यूज़ करना वेन डायग्राम मेथड। मैं आज बताने वाला हूँ आपको वेन डायग्राम मेथड का यूज़ कैसे करते हैं।
तो वेन डायग्राम तो यार बहुत बार पढ़ा होगा सेट थ्योरी में आपने, यदि नहीं याद आ रहा तो थोड़ा सा जब मैं बताऊंगा तब याद आएगा। अब परेशान मत होइएगा इन शब्दावलियों से कि वेन डायग्राम सर क्या बताने लगे आप, तो ये तो टेक्निकल मैथ्स का है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई भी मैथ्स कभी अलग नहीं हो सकती, हम आपने अलग कर दिया और पढ़ने का अंदाज बदल दिया, जो कि बिल्कुल वाहियात तरीका है स्टडी का। स्टडी कभी किसी से अलग नहीं हो सकती, हिंदी इंग्लिश से अलग नहीं हो सकती। बड़ा परेशान रहते हैं लोग हिंदी इंग्लिश में, ऐसा है नहीं। जबकि 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। थोड़ा सा यदि हम ईमानदारी से बनाते हैं तो एक भाग दिखता है कि सर ये बीच वाला हिस्सा बोध का होगा, बोलो क्लियर है। कहता है सर 25% छात्र दोनों में सफल होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो छात्र लिखे जाएंगे वो कितने परसेंट होंगे, 25। कहता है सर नहीं हिंदी में तो सर 60 हुए थे, मैंने भाई बोला ना 25 इधर मैं लिख चुका हूँ, तो मैं इधर कितना लिखने वाला हूँ, ओनली 35। करेक्ट है ये बात। संस्कृत में भाई 45 हो रहे हैं, 25 हो चुके हैं, बचे इधर वाले कितने होंगे, तो जोड़ लो भाई 35 और 25 कितना हुआ, 60 हो गया, 60 और 20 80 हो गया। 80% छात्र सफल हुए, ऐसा पास हुए। तो पूछ रहा भाई फेल कितने हो गए, तो दिख रहा है फेल कितने हो गए, 20%। इंपॉर्टेंट बात क्या है वेन डायग्राम की, इंपॉर्टेंट बात ये है वेन डायग्राम की, जब भी आप बात करते हैं तो उन डायग्राम जो कट पार्ट है वो कॉमन पार्ट होता है, दोनों का पार्ट होता है। तो याद रखेंगे हिंदी और संस्कृत में दोनों वाला पार्ट कौन सा है, दिस मिड पार्ट इज बोथ पार्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों विषय में जब भी बात होगी तो यही वाला पार्ट आप करेक्शन के लेके आएंगे। और यदि ये सब समझ आ रहा है, यदि आप ये सब कर पा रहे हैं तो इट्स सो नाइस, आपको अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में, 10% प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं। सर वही क्वेश्चन है सेम, क्या लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे फटाक से, बोलेंगे सर दोनों वाले पहले लिख देते हैं, असफल। ओके थोड़ा सा दिमाग से लिखिएगा, असफल वाले लेने तो 10 ले लिया। 70 पास हुए अंग्रेजी में, तो फेल कितने हुए सर, 30, तो 20 इधर लिख दिया, 10 इधर लिख दिया, हो गए 30 सर। 80 गणित में पास हुए, तो सर फेल कितने लिखेंगे, 20, 20 में 10 तो लिखा ही हुआ सर, 10 ही तो लिखेंगे। ओवरऑल फेल कितने हुए, 40%, तो सर पास कितने हुए, 60%। मतलब हमारी कहानी चलती किससे, बोध से। कहानी किससे चलती है, बोध से। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट था, तो हमारे ये फेल बंदे हो गए, तो पास कितने हुए, 60%। कह रहा है 144 दोनों विषय में सफल होते हैं, ठीक है ना। तो 144 यदि है तो कह रहा है प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 60% कितना होता है, 3/5, बोलो ना सर। और ये कितना होता है, 144। तो आप आराम से कर सकते हो कि 3 चौको 12 और 3 8 24, 5 40 और 5 चौको 20। बताइए कितने लोग दोनों में पास होते हैं। तो आंसर है सभी लोगों की संख्या 240। कैसे, 60% पास हुए, 60% कितना होता है, 20% 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5 हमने लिख दिया। 3/5 किसके बराबर है, 144 के बराबर है। तो यहाँ से काट करके हमने लिखा, तो एक बराबर हमारा टोटल वाला हिस्सा जो है वो 240 आ गया ना भाई। 240 जैसे ही आया ना, तो देख लो कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछ सकते हो। तो बड़ा आराम से समझ में आ रहा है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। चलिए सर देखते हैं। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में, 65% छात्र हिंदी में, दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते 27% छात्र। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाओं में बोल सकते हैं। यार थोड़ा सा दिमाग लगा के चलते हैं ना भाई। क्या कह रहा है, 27% छात्र कोई भाषा नहीं बोल सकते, तो ना बोलने वाले भाषा इधर लिख देंगे। कोई भी भाषा मतलब दोनों नहीं बोल पा रहे भाई। 70% अंग्रेजी बोलते, मतलब 30 नहीं बोलते, मतलब कितने परसेंट जो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं बोलते। 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, मतलब 35% छात्र नहीं बोल सकते। 27 इधर हो गया, तो कितने परसेंट लिखेंगे इधर, 8। तो ये पूछ रहा है बताओ भाई क्यों, तो कितने प्रतिशत छात्र,
नहीं बोल सकते हैं वो वाले छात्र कितने हो गए? 27, 8, 35 और 3 कितना? 38%। जो नॉट स्पीकिंग एंड स्पीकिंग वाले कितने छात्र होंगे जो दोनों भाषाओं में बोल सकते हैं? तो दैट आंसर इज 62%। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आंसर करेक्ट कर रहे हो, और यदि ये आंसर करेक्ट करने आ गया तो सर फिर पूरी कहानी बन गई सर। तो ये नॉट वाला ग्राफ बनाएंगे एंड देन स्पीकिंग वाले लोग बताएंगे, क्योंकि हमें दोनों किस में दिए गए? नॉट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों भाषाओं में बोलता है ना कि दो कोई भी भाषा नहीं बोल सकता, तो नॉट वाला लिया तो यहाँ नॉट। ये 70, यार कोई 70 छात्र अंग्रेजी बोल रहा है तो कितना नहीं बोल रहा होगा? 30। 65 छात्र हिंदी बोल रहा है तो कितना नहीं बोल रहा होगा? 35। तो यार ये कॉमन सेंस से आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो यही है कॉमन सेंस इसका वेन डायग्राम का, और बहुत आराम से बड़ा चुनिंदा तरीके से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगला देखते हैं। 35% प्रतियोगी एक विषय में, 42% प्रतियोगी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 15% दोनों। अब यार इसमें अनुत्तीर्ण का ही जिक्र है तो यार अपने तो बल्ले बल्ले हो गई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो ना सर, इधर क्या है? इधर कहता है ना 15% दोनों विषय में फेल हुए, तो सबसे पहले किसको नोट करते हैं? इसी 15 वाले को, बोलो ना, फेल वाला ऑप्शन है। और कह रहा है 35% एक विषय में, 35 तो इधर सर 20 आएगा, 15 लिख ही चुके हैं, 42 में 15 लिख ही चुके हैं, कितना आएगा? 37 आएगा, 27 आएगा, 27 आएगा ना सर, 27। आप खुद देखो ना सर, 20, 15, 35, 35 और 27 कितना हो गया? 62%। 35 और 27 62% ही तो हुआ। 62% कैसे लोग हैं जो फेल हुए, तो पास लोग कैसे होंगे? ऑब्वियस ही बात है, 38% लोग। अच्छा, वो पूछ ही नहीं रहा है परसेंटेज, वो सिंपल सा पूछ रहा है, तो आप देख सकते हो कि सिंपल सा क्या पूछ रहा है। सिंपल सा ये पूछ रहा है कि सर इतने लोग फेल हुए, 2500 लोग शामिल हुए, तो 2500 का 62% कितना होगा? 25 छक्का 150। देखो ना सर, तो आप कर सकते हो ना। नन ऑफ द अबव आंसर। यार 20 और 27, 47% ही तो निकालना पड़ेगा। 47% निकालो, क्योंकि उसने बोला था ना दोनों में नहीं, केवल इनमें। और यदि 47% निकालने जाएंगे, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से, कोई भी बंदा यदि पढ़ेगा नहीं, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, बट लग रहा है कि पढ़ा दूँ। 25 सत्ते 175 और 25 चौको 100, तो 1175। कह रहा था ना कि ऐसे, फिर से आप चेक कर लेते भाई, थोड़ा सा तुम लोग को दिक्कत होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। दिस इज नॉट द आंसर, पार्डन प्लीज, आंसर विल बी दिस पार्ट। मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं कि कितने किस एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो, लेकिन दोनों में नहीं। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दोनों में नहीं, मतलब इस वाले पार्ट को मिस करके चलना है। तो 20 और 27 कितना परसेंट होगा? और 47% यदि 2500 का अपन निकालेंगे तो 1175 विल बी राइट आंसर। तो विल बी राइट बैक। अब बात वापस सेट करता हूँ, समझ में आनी चाहिए बात। इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि सर 42% जो है वो प्रतियोगी दूसरे विषय में फेल हुए, 35% एक में, बीच वाले को पहले लिखेंगे, फिर इधर उधर घटा के लिखेंगे। अपन देखते हैं कि फेल हुए 62, पास हुए कितना? पास हुआ हाँ, तो 38। करना क्या है उसका कोई लेना नहीं देना। उसने बोला कि यार बीच वाला मत बता फेल, ये दोनों बता दे। तो 20 और 27 कितना हुआ? 47। टोटल कितने थे? 2500। आंसर क्या आ गया? 1175। चलिए सर, ये तो सरल है सर। 40% अंक लाने थे, 220 अंक प्राप्त हुए, 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब तो यही हुआ ना, 220 लाए तो अब फेल पास अब एग्जाम में होगी, फेल एंड पास। सर ये कैसे होता है? इस पर तो भाई बेले तो बैठे नहीं, आपको तो समझ आनी चाहिए कि 220, आप तो कई बार फेल हुए, आपको पता होगा कि 220 अंक लाए हैं, 20 से फेल हो गए। इसका मतलब पास होने के लिए कितने ज़रूरी थे? 240 ना सर, नहीं समझ में आया? 220 प्लस 20, इसका मतलब अपन को चाहिए कितने? अपन को चाहिए 240। 40% अंक अनिवार्य है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 40%। तो कह रहा है भाई अधिकतम बता दे, तो 10% निकाल लें या फिर 1% निकाल लें।
1% बराबर हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आता है 6। तो 100% सर पता ही है कि टोटल एग्जाम या टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो या अधिकतम मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल या मैक्सिमम मार्क्स कुछ कह सकते हैं। टोटल मार्क्स, कुल अंक, पूर्णांक या अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स। नया नया ट्रेंड है, हमारे टाइम पे तो टोटल मार्क्स लिखे जाते थे, अब शायद मैक्सिमम मार्क्स लिखे जाते हैं। तो ये ट्रेंड है और ये बदलता रहता है, कभी कुछ शब्दावली, कभी कुछ। इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट बिल्कुल सिंपल सा था कि आप 40% पे चर्चा करना चाहते हो और 220 लाए हो, 20 से फेल हुए, मतलब 240 लाओगे, पास हो जाओगे। एक और दो देख लेते हैं जरा इसके क्वेश्चन। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। यदि तो सर मैं इसको कल समझाया, नहीं समझाया तो फिर अभी देख लो। 20% अंक भैया आए और पास होने वाले अंकों से 32 कम थे, सॉरी 30 कम थे, आज गलत बहुत निकल रहे हैं। 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन 32% अंक प्राप्त करता है, और यदि वो 42 अंक अधिक लाता है तो कुछ ऐसी ही कहानी तो होगी। आप यहाँ पर बड़े आराम से देखिए कि 32 और 20 अंतर कितने परसेंट का, 12% का। 42 और 30 कितना हो जाएगा सर, 72 हो जाएगा। 1% बराबर 12 हो जाएगा। यदि कोई पूछता है सर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैं सब कुछ बता देता हूँ, आप ये मत सोचिए सर क्वेश्चन से डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं सब कुछ बता देता हूँ कि कुछ भी पूछा जा सकता है। मैक्सिमम मार्क्स 1200। यदि मैं पूछ लेता सर पीपी बताइए, पासिंग परसेंटेज, तो आप आराम से कहते सर पी की वैल्यू ही तो निकालनी है 20%, और यदि -30 उधर जाएगा तो सर क्या बन जाएगा, +30 बन जाएगा। और ये चूंकि परसेंट में नहीं है तो जुड़ नहीं सकता है, तो अपन इससे भाग दे देंगे। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 12 छंग 72, सॉरी यार, ये चेक कर लीजिएगा प्लीज़, ये हो जाता है थोड़ा सा, तो इसको लेके बुरा मत मानने वाली बात नहीं है, ठीक है ना सर। तो ये थोड़ा सा है ना कि 12 छंग 72, तो 1 बराबर 6, तो 100 बराबर 600। आप देखो ना सर यहाँ पर 30 है सर, 30 को परसेंट में बदलना है, किससे भाग दे देंगे 6 से, तो 20 + 5 कितना हो जाएगा 25। तो अपना जो है ना कितने परसेंट पासिंग है, तो यहाँ पर 25% पासिंग है। तो बस छोटी सी बात थी, लाइन लिखनी है जो बोलता है, और आराम से आप एक और कर लेते हैं। कहता है 30% अंक प्राप्त हुए, 30%, पासिंग से 6 अंक कम है, 40 पास हुए, पासिंग से 6 अधिक है, बोलिए ना सर। और यदि आप अंतर निकालोगे तो 40 और 30 कितने परसेंट का है, और यदि हम यहाँ पर निकालें तो 12 के हो गया। 100% निकालते तो सर कितना हो जाता है, 120 हो जाता है या नहीं हो जाता। तो वो यही पूछ रहा था सर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो आंसर इज 120। यदि हम पीपी पूछ लेते, ना पूछ करके पीपी पूछते, तो पीपी निकालने का तरीका क्या है, पी बराबर निकालते तो क्या होता, 30% + 6, और किससे भाग देना है, 1% बराबर 1.2, तो यहाँ क्या लिखना है 1.2, दशमलव हटाया 0 बढ़ गया, 12 पंचे 60, 30 और 5 कितना हो गया 35। तो आंसर विल बी पासिंग परसेंटेज कितना 35। वो बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन से पी निकालने के बाद। समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद है आपको अच्छा भी लग रहा होगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, देखते रहिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए, ताकि हमें भी पता चले, हमारा भी हौसला बढ़े कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने परीक्षा में आपके लिए उपयोगी है। थैंक यू, जय हिंद।